हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और इसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट किया है और बहुत से थियरीज को हमने कवर किया है। एक्चुअली में आपको पता होगा कि हम बड़े ही आराम से थियरीज को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, थियरीज की क्लास है, फटाफट पढ़ाने का कोई मीनिंग है नहीं, इसीलिए हम आराम से ही पढ़ेंगे। एक क्लास में एक पॉइंट ही क्यों ना हो, बट वो अच्छे से क्लियर हो, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने पॉइंट नंबर 7 एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम पॉइंट नंबर 8 है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस, जिससे गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में 10 मार्क का क्वेश्चन भी आया था। तो ये भी हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था, कैसे आपको पूछा गया था। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, पॉइंट नंबर 8 ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली देखिए, ये किससे रिलेटेड है? ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजी से हम इसको कैसे, इसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझेंगे। ऑटोमेटेड अकाउंटिंग रेफर टू द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के हेल्प से और टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या करोगे, आप इसको स्टडी करने की कोशिश करोगे। टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑप्टिमाइज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें इंक्लूड होगा आपका डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, रिकंसिलेशंस, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड एनालाइजिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो आप, टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसकी एंट्रीज कर सकते हो। तो यही आपका क्या हो गया, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम हो गया। जैसे टैली नहीं होता, टैली होता है, राइट, बहुत सारे हैं। ऑटोमेटिक कैसे होता है, आपने सिस्टम बना दी, आपने वो सिस्टम बना दी, अब वो एंट्री है ना, ऑटोमेटिकली सभी क्लासिफिकेशंस हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। उसी को हम कहेंगे ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा? इट्स इन्वॉल्व द ऑटोमेटेड ऑफ repetitive and manual task using accounting software, data integration tools, right, artificial intelligence यानी जिसे आप AI कहते हो, राइट। अभी इसका जमाना आ गया है और ये बहुत खतरनाक भी है। एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, जिसे RPA बोल देते हो। इसे आपने पहली बार ये वर्ड सुना होगा, लेकिन ये भी यूज अभी फिलहाल होता है अकाउंट के अंदर। to improve efficiency, accuracy and timelines in financial management and reporting। अब इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप अपने काम को इम्प्रूव कर पाओगे, एक प्रॉपर तरीके से इसको क्या करोगे, जस्टिफाई कर पाओगे और टाइम भी आप बचा पाओगे। तो बस सिंपल सा मीनिंग है ये। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब आइए बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या है। तो नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, वही आपका सॉफ्टवेयर आएगा सबसे पहले। नंबर 1 है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, राइट, कोर सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स, प्रोसेस एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली। सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपने उसको सही से सिस्टम को अप्लाई किया है। Using especially accounting softwares such as QuickBook, Xero, SAG to automated routine accounting tasks including general entries। उसके अंदर क्या होगी, ऑटोमेटिक जनरल एंट्रीज हो जाएगी, मैनेजमेंट्स, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेरोल प्रोसेस, प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की मदद से क्या कर सकते हो आप, क्विकली यानी फास्ट काम कर सकते हो। नंबर 2 डेटा इंटीग्रेशन, यानी आप डेटा को क्या कर सकते हो, फटाफट से एंटर कर सकते हो, पुट कर सकते हो
ऑटोमेटेड कनेक्शन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विथ बैंक्स, पेरोल, इन्वेंट्री एंड अदर सिस्टम। तो आप डेटा एंट्री को भी क्या कर सकते हो, डेटा इंटीग्रेशन को इस सॉफ्टवेयर की मदद से प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। सिंपल, थोड़ा सा मैंने लिखा है इसके बारे में और भी, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये जरूरी है। इंटीग्रेटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद अदर बिजनेस सिस्टम सच एज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसे ERP कहते हैं, फुल फॉर्म में, इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ये भी फुल फॉर्म याद रखना है आपको। प्रोसेसमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन डेटा एंट्री, एलिमिनेट डुप्लीकेशंस, यानी डुप्लीकेशंस यानी कह रहे हो डुप्लीकेट, नहीं कहते, एक ओरिजिनल मार्कशीट होती है, डुप्लीकेट मार्कशीट होती है, पहचान तो आराम से लेंगे हम। तो ये डुप्लीकेट जो एंट्री जो भी होती है उसको क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है एक सॉफ्टवेयर। इंश्योर डेटा एक्यूरेस एंड कंसिस्टेंसी, और वो डेटा को क्या कर देता है, एकदम एक्यूरेट यानी परफेक्ट कर देता है, और कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, AI। अब AI से कौन परिचित नहीं है, कौन वाकिफ नहीं है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ से सभी लोग क्या करते हैं, इसका बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क यूज करते हैं, लेकिन इसका उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। आपने आए दिन सुना होगा डीप फेक वीडियोस के भी बारे में। तो AI ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को हम अकाउंट में तो यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक भी है। यूजिंग स्मार्ट एल्गोरिथम्स टू कैटेगराइज ट्रांजेक्शंस, डिडक्ट एरर एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसाइट्स। कहने का ये मतलब है कि बहुत ही बेनिफिट तो है ही इसका, लेकिन नेगेटिव की फिलहाल बात नहीं होगी, पॉजिटिव की ही बात होगी कि ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज कर देगा, एरर होगा उसको एलिमिनेट कर देगा, प्रॉपर फाइनेंशियल चीज़ों को क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा। नंबर 4 है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे RPF कहते हैं। आपने वैसे इसको पहली बार सुना होगा। एक्चुअली में ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है अकाउंटिंग के अंदर। कैसे, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर रोबोट्स और बोट्स टू ऑटोमेटेड रेपिटेटिव रूल्स बेस्ड टास्क सच एज डेटा एंट्री, यानी डेटा को क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक एंट्री कर देगा। इन्वॉल्विंग प्रोसेस भी करेगा। बैंक रिकन्सिलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेरेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी ये प्रिपेयर कर देगा। रिड्यूस मैन्युअली एफर्ट्स एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी कहने का ये मतलब है कि काफ़ी लेबर वर्क कोई कम कर देगा और मैन्युअली इम्प्रूवमेंट करेगा ये, यानी एफर्ट्स जो होगा वो आपका कम लगेगा और ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी एक प्रकार से कहें तो क्लाउड अकाउंटिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही आपका दूसरा अदर सब्जेक्ट है जिसको हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले भी हैं। यूजिंग क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉल्यूशन टू एक्सेस accounting software and data remotely from any location, enable real-time collaborations and ensure data securities and disaster recovery। कहने का ये मतलब है कि कहीं से भी किसी भी लोकेशन, यानी कोई वो मैटर नहीं करता है, कोई भी टाइम हो वो भी मैटर नहीं करता है, ये सिक्योरली डेटा क्या करता है, एंटर कर देता है और उसको कहीं से भी आराम से क्या करता है। क्लाउड यानी समझ रहे हो ना, एक प्रकार से स्टोरेज। क्लाउड यानी क्या, एक प्रकार से स्टोरेज। तो आपको क्या करेगा, डेटा को स्टोर करके रखेगा, जब चाहिए तब आप इससे यहाँ से डेटा ले सकते हो और डेटा का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट। अभी आपने क्लाउड वर्ड नहीं सुना होगा, क्लाउड यानी स्टोर करने के लिए, ये क्लाउड है, वो क्लाउड है, जियो क्लाउड, एप्पल क्लाउड, एंड्रॉयड क्लाउड। तो ये क्या है, ये स्टोरेज एक जगह से जहाँ आपका डेटा सिक्योर रहेगा, उसी की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 6 है workflow automations, implementation workflow automations tools to standardize and streamline of accounting process, automated approval workflow, notifications and reminder, and track progress and performance in real time। तो ये वर्कफ्लो ऑटोमेटेशन यानी क्या, ये जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करेगा, राइट। जो भी आपका वर्कफ्लो होगा, नोटिफिकेशन होगा, रिमाइंडर यानी आपको ये याद करवाएगा, चीज़ों को सही तरीके से क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो रियल टाइम में ही आपको ये प्रोवाइड करेगा।
तो काफ़ी अच्छे इसके एलिमेंट्स थे। वैसे मैंने थोड़े आपकी बुक की भी हेल्प से इसको लिखा है। सो आई होप कि आप ये कंपोनेंट्स इसको आप इजीली क्या कैचअप कर पाओगे यानी समझ पाओगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए अब बेनिफिट, मैंने आपसे एक बात कही थी, एक कॉइन है राइट, एक कॉइन है यानी सिक्का। अब एक सिक्कों को उछालोगे ना तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक मिलेगा आपको हेड और दूसरा मिलेगा आपको टेल। अब यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है कि हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो या तो उसकी अच्छी बात करेंगे या हम उसके बारे में बुरी बातें करेंगे यानी खराब बातें। तो कहने का ये बात है, जो पॉजिटिव होगा उसको आप बेनिफिट्स कहोगे, एडवांटेजेस कहोगे, इंपॉर्टेंस कहोगे, और वही नेगेटिव बात हो गई तो उसको लिमिटेशन कहोगे आप, राइट, ड्रॉबैक कहोगे, डिसएडवांटेजेस कहोगे। तो क्या हो जाएगी आपकी नकारात्मक यानी नेगेटिव बातें हो जाएगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा इसको, उससे अच्छी अच्छी बातें क्या होगी देख लीजिए। नंबर 1 है इम्प्रूव इफिशियंसी, जो आपकी कार्य करने की क्षमता है उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे। कैसे इम्प्रूव कर पाओगे? सीधी सी बात है, जो भी गलतियां होगी, एरर होगी, उनको तो आप एलिमिनेट कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, आपके टास्क को आप अचीव करोगे, आपका फोकस बढ़ेगा, राइट। देखिए वही लिखा है यहाँ, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग रिड्यूस मैनुअली एफर्ट्स, एलिमिनेट रिपीटेटिव टास्क एंड accelerates accounting processes, allowing financial firms to focus on value-added activities such as analysis, decision supports and strategy planning। तो जैसे मैंने आपसे कहा नहीं कि जो भी आपके मैनुअली एफर्ट्स होंगे उसको रिड्यूस करेगा, आपके जो टास्क है राइट उसमें से जो भी एरर्स है उसको रिमूव करेगा, डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा, एनालाइज में भी आपकी हेल्प होगी, और जो आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग करोगे वो भी आपकी प्रॉपर तरीके से अचीव होगी। पॉइंट नंबर 2 है एनहांस एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी यानी समझ रहे हो कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस जो होगी आपकी वो एकदम कंसिस्टेंट होगी। जैसे यहाँ लिखा है ऑटोमेशन मिनिमाइज ह्यूमन एरर। तो देखिए ये ह्यूमन एरर जो इंसान से जो गलतियां होती है वो तो मिनिमाइज करेगा ही करेगा ये, साथ ही में ये डेटा एंट्री मिस्टेक्स होगा उसको भी ये घटा देगा, इनकंसिस्टेंसी होगी उसको भी क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, लीडिंग टू मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड फोरकास्ट। तो ये क्या करेगा, मोर एक्यूरेट यानी रिलायबल यानी ट्रस्टेबल यानी क्या, ज्यादा ये विश्वास लायक चीजों को क्या करेगा, ये बनाएगा। पॉइंट नंबर 3 कॉस्ट सेविंग, सीधी सी बात है, कॉस्ट में ये बचत तो करेगा ही, कॉस्ट रिड्यूस होगी, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट ज़्यादा ऐड कर पाओगे, प्रॉफिट ज़्यादा ऐड करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा ऐड करोगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप ज़्यादा ही सेलिंग प्राइस करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ये पढ़ते हैं कि कॉस्ट सेविंग में क्या इसका बेनिफिट है, रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल लेबर, जो आपके ज़्यादा लेबर लगते हैं उनको तो ये रिड्यूस करेगा ही, पेपर बेस्ड प्रोसेस राइट, जो पेपर बेस्ड प्रोसेस है उसको भी रिमूव कर देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑटोमेशन अकाउंटिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन लोअर ऑपरेशन कॉस्ट, improve productivity and achieve higher ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहने का ये मतलब है कि ये सभी ओर से क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा, जब ज़्यादा सेल्स होगा तभी फायदा होगा। तो ये कहने का बात है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कम करेगा, आपकी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूवमेंट यानी और ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आप अपने गोल को भी क्या करोगे इजीली अचीव कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 4 है फास्टर रिपोर्टिंग, सीधी सी बात है, अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम रियल टाइम पिक्चर को अचीव नहीं कर पाएंगे तो उसका फायदा क्या हुआ, तो ये भी बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका। ऑटोमेशन एबल्स रियल टाइम डाटा कैप्चर प्रोसेसिंग एनालाइजिंग फैसिलिटेटिंग फास्टर फाइनेंशियल क्लोजर रिपोर्टिंग साइकिल्स एंड डिसीजन मेकिंग, providing stakeholders with the timely insights in the business performance। तो सीधी सी बात है ये तो हेल्प करेगा ही करेगा। पॉइंट नंबर 5 है कॉम्प्लायंस यानी समझ रहे हो ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है यहाँ,
राइट। रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ की बात होती है, लॉ की। सीधी सी बात है, एक बार सिस्टम में आपने उसको समझा दिया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उसको फॉलो करने ही वाला है। अब वो उसको फॉलो करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा, जो फ्रॉड के चांसेस है वो हट जाएंगे, राइट। अन अनरिकॉर्डेड जो ट्रांजेक्शन, यानी कोई भी जो भी गलत चीजें होगी ना वो सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ बहुत ही आपका ये बेनिफिट मिल सकता है, राइट। क्या लिखा है ना, देखिए, compliance with accounting standards, rules and regulations, internal control by enforcing consistency process, audit trials, data integrity checks, reducing the risk of error, fraud, non-compliance, यानी जो अनलीगल चीजें हैं उनको भी क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, जो फ्रॉड है उसको हटा देगा या रिड्यूस कर देगा, रिस्क है उसको कम कर देगा। तो ये लॉ एंड रूल्स के बेस पर क्या होता है, चीजें एक्यूरेट हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। एंड नंबर 6 है स्क्रैलेबिलिटी। विथ ऑटोमेटेड अकाउंट सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली स्केल ऑपरेशंस, अडॉप्ट टू चेंजिंग बिजनेस नीड्स एंड accommodated growth, merger, acquisition and global expansions with significant IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स कंसिस्टेंट। यानी कहने का ये मतलब है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। वैसे ये थोड़ा बहुत ही टफ टफ नहीं, मतलब ये पूरा चैप्टर है, ये बहुत ही बड़े लेवल की बात कही गई है कि मर्जर, एक्विजिशंस एंड ग्लोबल एक्सपेंशंस जो होगा विदाउट सिग्निफिकेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज कंसिस्टेंट रहेगा। तो ठीक है, पढ़ लेना ये। तो ये एडवांटेजेस है आपके, बेनिफिट्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, नंबर 4 है इम्प्लीमेंटेशन कंसिडरेशन। अब सीधी सी बात है, जो आपने चीज को पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसको अप्लाई कैसे करोगे, वही चीजें है। बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। जैसे नंबर 1 सिस्टम सिलेक्शन, सिस्टम का आपको सिलेक्शन करना होगा, चूज करना होगा। चूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपको कोई एक सॉफ्टवेयर चूज कर लेना है डेट फिट्स द साइज एंड नीड योर बिजनेस। सीधी सी बात है, उस सिस्टम के अंदर आप सेटअप कर दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा काम आपका। नंबर 2 कॉस्ट एंड बजट, कंसिडर लाइसेंसिंग, सेटअप, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। नंबर 3 डाटा माइग्रेशन, यानी प्लान फॉर एक्यूरेट ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल डेटा इनटू द न्यू सिस्टम। Number 4 integration capability, ensure comparability with banks, payrolls, inventory यानी क्या आपका वही स्टॉक, अदर बिजनेस सिस्टम्स। पॉइंट नंबर 5 है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, प्रोटेक्ट सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा विद द यूजर रोल्स एंड पासवर्ड्स एंड एक्सेप्शंस। पॉइंट नंबर 6 है ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग स्टाफ, मैनेजमेंट रेजिस्टेंस टू न्यू ऑटोमेटेड प्रोसेस। समझ रहे हो, काफी आसान है, आप अपने एंड से भी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी वही जो सिस्टम में क्या होता है, लीगल चीजें होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको क्या करना, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। इंश्योर द सिस्टम मीट टैक्स, लीगल, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। पॉइंट नंबर 8 है स्क्रैलेबिलिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। सीधी सी बात है, चूज अ सिस्टम दैट कैन ग्रो एज अ बिजनेस एक्सपांड्स। नंबर 9 है बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, implemented regular backups and a recovery plan to prevent data to loss. Number 10 performance monitoring, यानी regularly review system efficiency and accuracy and error deductions, यानी error को क्या कर सकते हो आप, डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्ट यानी क्या, वही रिमूव। तो काफी आसान लैंग्वेज में लिखा है, ये आप खुद से पढ़ोगे ना तो भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। वही की वही बातें थी जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ भी नया नहीं था, सिंपल। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस भी आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए, वही चीजें जो आपने अभी तक पढ़ी थी उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग के व्यू पॉइंट से ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। जैसे
हाई इंटेंशियल कॉस्ट, अब टेक्नोलॉजी फ्री में तो नहीं आएगी। परचेसिंग, इंस्टॉलिंग कस्टमर सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव, वो क्या हो सकता है आपके लिए, एक्सपेंसिव हो सकता है। नंबर 2, डेटा सिक्योरिटी रिस्क। अब आपने सुना होगा आए दिन कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां से इतनी बड़ी बड़ी डेटा एंट्री सिस्टम के डेटा लीक हो जाते हैं, पासवर्ड क्या हो जाता है, क्रैश हो जाते हैं। आपने सुना होगा आए दिन साइबर अटैक का नाम, राइट। तो कहीं भी आपका डेटा कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता है। जैसे हम व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चीज़ें अलाउ करते हैं तो परमिशन को अलाउ देते हैं ना हम, तो ये तो ऑलरेडी एक्सेस हमने क्या किया, एक्सेस उनको दिया। अभी एक्सेस देने का मतलब क्या है कि आपका डेटा सिक्योर है, ये किसने कहा। हो सकता है कहीं आगे से लीक हो जाए, क्रैश हो जाए, साइबर अटैक हो जाए तो आपका डेटा लीक हो गया। तो ये चीज़ें होती है। नंबर 3 है रेसिस्टेंट टू चेंजेस, यानी एम्प्लॉय में बी रिलुडेंट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कहने का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी आए दिन इनोवेशन होता रहता है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो उसको अडेप्ट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्टी तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नंबर 4 है इंटीग्रेशन इश्यूज, डिफिकल्टी कनेक्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद द एग्जिटिंग सिस्टम लाइक पेरोल एंड इन्वेंट्री। तो कभी कभी ये थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि इसको कनेक्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर को। जैसे इन्वेंट्री स्टॉक के साथ अब इसको कैसे कनेक्ट करोगे बताओ, राइट। इसको तो क्वांटिटी में आप मेजर कर पाओगे, तो एरर हो सकता है। नंबर 5 है टेक्निकल ग्लिच एंड एरर। तो कभी कभी ये सॉफ्टवेयर, जैसे मैं ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी तो है, राइट। अभी मैं जो आपको जिस सिस्टम पे पढ़ा रहा हूँ ये कभी कभी रुक भी जाता है, राइट। तो मुझे वीडियो मेरी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो क्या कर सकता हूँ, मुझे वापस से इसको सही से सेट करना होता है और फिर मुझे वापस वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है। तो इसमें सॉफ्टवेयर में बग आ जाता है, सिस्टम फेलियर हो जाता है, जो कि मेरे साथ होता है कई बार। आपने अभी तो आपने फेस नहीं किया है, लेकिन अब जब आप सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 में आओगे वहाँ बहुत ही देखोगे कि मैं बार बार स्टक शब्द का इस्तेमाल करूँगा। स्टक हो जाएगा, वीडियो चल रही होगी लेकिन वॉइस नहीं आएगी, वॉइस चल रही है लेकिन वीडियो नहीं दिखेगी। यह सब मेरे साथ होता है, तो वे टेक्नोलॉजी का कुछ कह नहीं सकते, भरोसा नहीं है। नंबर 6 नीड फॉर स्किल पर्सनल्स, यानी कहने का यही मतलब है कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है लेकिन इसको चलाने के लिए एक समझदार इंसान तो चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक छोटे बच्चे को आप मोबाइल दे देते हो तो उसको कुछ पता तो चलना चाहिए कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। हाँ, वो एक बार देख लेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि ये रील कैसे देखनी है, ये स्टोरीज कैसे देखनी है। तो वो टेक्नोलॉजी के ये आपको चलाने के लिए स्किल तो होनी चाहिए। नंबर 4 कॉम्प्लायंस चैलेंजेस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। लॉ बने होते हैं दुनिया भर के, तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सड़क छाप लोग उठकर ही सीधा उसको क्या करेंगे, अप्लाई करने लगेंगे टेक्नोलॉजी को, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम उसको पालन करना पड़ता है, यानी फॉलो करना पड़ता है, राइट। पॉइंट नंबर 8 है डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। तो बहुत ही लोग क्या होते हैं कि टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड हो जाते हैं, तो ये भी फिर एक क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि मान लीजिए कोई एरर आ गई, जैसे जरूरी नहीं है कि हर बार वो सही कैलकुलेशन करके दे। तो यही आपके जो चैलेंजेस है, इसी को आप लिमिटेशंस बोल दोगे, ड्रॉबैक जो बोल दोगे, राइट, डिसएडवांटेजेस बोल दोगे। तो बहुत ही चीज़ों को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब समझ रहे हो चैलेंजेस, जो चीज़ें हमें नहीं आती है, डिफिकल्टी होती है, बस वो चैलेंज हो गया, वो डिसएडवांटेजेस हो गया, वो लिमिटेशन हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, जैसे ये एडवांटेजेस इम्पोर्टेंट था उसी की तरह आपके चैलेंजेस भी इम्पोर्टेंट है। अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आया था देख लीजिए। नंबर 6 है फ्यूचर ट्रेंड। अब ये देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी FY अप्रैल 2024 का जो पेपर है, ये 10 मार्क्स में यहाँ से पूछ लिया था क्वेश्चन, बताइए। कोई तो होता तो सिर्फ इसके बाद टॉपिक के बारे में पूछ लेता तो आप इसको क्या करते, इजीली बना पाते, लेकिन आपको फ्यूचर ही पूछ लिया, फ्यूचर ट्रेंड ऑफ ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आपको यही लिखना पड़ेगा। बुक में तो वैसे पैराग्राफ के हिसाब से दिया है, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी हो जाता। मैंने इसको पॉइंट वाइज में बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है। चलिए इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। जैसे AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, स्मार्टर सिस्टम फॉर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, फ्रॉड्स डिडक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग्स। तो इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम स्मार्ट तरीके से चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, फ्रॉड जो हो रहा है उसको डिडक्ट यानी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी जो कि आप इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। तो ये एआई का सही से इस्तेमाल कर सकते हो आप, और मशीन लर्निंग भी आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 2 है वही रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ऊपर जो हमने एलिमेंट्स पढ़े ना, एलिमेंट्स एडवांटेजेस, उसका एक क्रस पॉइंट लिखा गया है, वापस वही का वही। RPF explanations, more repetitive tasks like involving reconciliations and play role will be fully automated। तो कुछ ये चीजें हैं जो ऑटोमेटिक होती है, इस टास्क की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है और वो अपने आप ही काम फॉलो होता है। नंबर 3, क्लाउड अकाउंटिंग ग्रोथ। तो क्लाउड अकाउंटिंग का ग्रोथ होता है कैसे, इंक्रीज एडप्शंस, जो भी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर रियल टाइम एक्सेस एंड कोलैबोरेशन। मेरे कहने का यही मतलब है कि एक्यूरेट डेटा, रियल टाइम डेटा आप फटाफट से क्या कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर आप इसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ऑब्जर्व कर अचीव कर सकते हो, टेक कर सकते हो, ऐसा कह सकते हैं हम, राइट। नंबर 4 है ब्लॉक चेन इंटीग्रेशन। अब ये देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट यही है, अब उसका भी यहाँ रोल होता है। एक्चुअली में क्या है ये देखिए, एकदम सिक्योर है, ये ट्रांसपेरेंसी है, टेम्पर प्रूफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर एक्यूरेट है, इस चीज़ें एकदम कंसिस्टेंसी है, इसमें ग्रीन टिक है, यानी एकदम चीज़ें क्लीन है। पॉइंट नंबर 5 है एडवांस एनालिटिकल एंड बिग डेटा। तो क्या है इसमें, बिग डेटा यानी जो लार्ज डेटा, बहुत ही बड़ा डेटा होता है, उसको क्या कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। यूजिंग लार्ज डेटा स्केल्स टू गेन बिजनेस इंसाइट्स एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। जो लार्ज डेटा होता है उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली इसमें सेट कर सकते हो। इम्प्रूव फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जो फोरकास्टिंग यानी वही बजट स्टैंडर्ड, इसको आप क्या कर सकते हो, आराम से इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर 5 मोबाइल अकाउंटिंग। अभी आप समझ रहे हो वो वाला मोबाइल अकाउंटिंग नहीं है, राइट। इसके अंदर जो आप एक्सेस ऑफ अकाउंटिंग टूल्स एनी टाइम एनीवेयर बाय स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। तो अकाउंटिंग की बात हो रही है, इसमें कोई गेम वेम खेलने की बात नहीं हो रही है, इसमें आप कभी भी चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, यानी ऑपरेट कर सकते हो सिस्टम को, टूल को यूज कर आप क्या कर सकते हो, इस पर आराम से वर्क कर सकते हो। और भी थोड़े पॉइंट्स है, यस। पॉइंट नंबर 7 है एनहांस साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्गर डेटा प्रोटेक्शंस एज फाइनेंशियल डेटा मूव्स ऑनलाइन। तो जो आपके डेटा है वो सब प्रोटेक्ट रहते हैं, राइट, यानी एकदम सिक्योर हो रहते हैं। अब आप इसको ऑनलाइन क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी के साथ आराम से मूव करना, यानी भेजना, राइट। जैसे आप फ्रेंड्स को रील्स भेजते रहते हो ना, वो क्या है, डेटा ही है, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन तीसरी इन्फॉर्मेशन चौथे के पास, तो वो आराम से आप मूव कर सकते हो, मूव कराने में एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना। पॉइंट नंबर 8 है रिटेक सॉल्यूशन ऑटोमेशन फॉर रेगुलेटरी कंप्लेंट्स एंड रिपोर्टिंग। तो सीधी सी बात है, ये जो बना है ये रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पर है, और रिपोर्टिंग यानी आप इसको क्या कर सकते हो, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो देख लीजिए 8 पॉइंट मैंने वैसे लिखे हैं पॉइंट वाइज, राइट। अब आपको तो 10 मार्क्स में ही पूछा था, बुक में तो आपको पैराग्राफ वाइज दिया है, अब बताओ पैराग्राफ वाइज क्या ही लिखोगे, तो एटलीस्ट पॉइंट वाइज तो लिखोगे तो कुछ तो आपकी हेल्प होगी। तो कहने का मतलब ये है कि फीचर इंपॉर्टेंट है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी इसके इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर हमने 2 चीजें और पढ़ी, एक तो ये बेनिफिट्स जो पढ़ाई, और ये जो कंपोनेंट्स है ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में ब्लॉकचेन पढ़ेंगे, जो कि ये भी आपको 2024 में 10 मार्क्स में पूछा गया था, राइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, पॉइंट 8 तक हमने कंप्लीट किया।
आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थियरीज की क्लास है, बट मैं यूनिट 1 थियरी की जो क्लास है यूनिट 1 ही पूरा उड़ा दूं और डायरेक्ट यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करो तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यूनिट 1 तो आपने करवाया ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि थियरीज भी पढ़ा दूं। देखना ना देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहो तो बुक में से पढ़ सकते हो। जो मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। तो कहने का यही मतलब है कि अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मैं सभी डाउट और कमेंट या कोई भी क्वेश्चन हो उनके आंसर तो करता ही रहता हूँ। जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, आप ज्वाइन कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल रहती है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट वहीं सेंड करता रहता हूँ। ये पीडीएफ भी आपको वहीं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।